नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल पर आए हुए 4 से 5 नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर, और अनेकों अनेक धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया। और आगे निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके चैनल पर बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की सहायता की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो कृपया करके बनाए रखिएगा। आज हम खेलेंगे 6 अगस्त 2023 दिन रविवार का भास्कर का फैमिली क्विज, जो कि दैनिक भास्कर वाले ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। तो जो नए आए हैं, नए खेल रहे हैं, उनको बता देता हूँ। ये एक ऑनलाइन क्विज होता है जिसमें 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाते हैं। केवल आपको 5 सवालों के सही जवाब देने हैं, और आप में से किन्हीं 10 को जो भी लकी ड्रॉ में चुने जाते हैं, इनके अकॉर्डिंग उनको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है। क्विज 7 से 12 के बीच में ही खेलना है। वीडियो आपको अभी मिल जाएगा 7 से पहले, पर आपको 7 से 12 के बीच में खेलना है। इससे पहले उसके बाद आप खेलेंगे तो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, योग्य नहीं माने जाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो कोई लोग बहुत खेलते हैं, कई सालों से खेल रहे हैं, पर जीत कुछ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर गेम की अपने रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन होते हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो स्लाइड करके आपको यहाँ पर नीचे जाना है। जो पहले से खेल रहे हैं वो केवल अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, सभी डिटेल्स भर जाएंगी। और बाकी जो नए खेल रहे हैं, आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, आपका पूरा नाम जो आधार कार्ड पे हो, जेंडर में पुरुष या महिला, उम्र में आपकी जितनी आधार कार्ड पे है उसके अनुसार भरिएगा। राज्य में आप जिस राज्य से हैं यहाँ पर आप चुनेंगे, तो जो राज्य चुनेंगे उसके अनुसार आपके उसके अकॉर्डिंग शहर खुल के आ जाएंगे, आपके सिटीज़ खुल के आ जाएंगे। उसी के नीचे आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में है, जिससे आगे आने वाले कौन बनेगा करोड़पति 2023, जो कि 14 अगस्त से आ रहा है, और उसमें जाके अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें। तो जो उसमें जाना चाहते हैं, साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, जिससे उनकी तैयारी अच्छे से हो सके, और जिनकी है नॉलेज है पहले से, उनकी जो है रिवीजन हो जाए। तो बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब है, जीके से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए भी उनका भी ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं ध्यान सभी का रखता हूँ। तो उन सब के लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो में इसका शॉर्ट वीडियो, जो कि केवल 1 मिनट का होता है, तो वहाँ अपलोड कर देता हूँ इसी के साथ में। तो आप चाहें तो वहाँ जाके आंसर देख सकते हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं वो ये पूरा देख सुन सकते हैं यदि चाहें तो, वरना आंसर के लिए तो वो है ही। अब पहला प्रश्न है इसमें यह है कि भारतीय खगोलीय वेधशाला इनमें से कहाँ स्थित है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, या डी लद्दाख। भारतीय खगोलीय वेधशाला, तो ये अंतरिक्ष विज्ञान की बात हो रही है। तो जितने भी ऐसे स्थान होते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में शायद पिछले सीजन या उससे पिछले सीजन में एक आए थे, जो कि नैनीताल में रहते थे। तो अंतरिक्ष में देखने के लिए एक बहुत बड़ी दूरबीन है, शायद सबसे बड़ी दूरबीन है, तो वो वहीं पर है। तो बात हो रही है अंतरिक्ष की, तो ये देखने के लिए कोई ऊंचा स्थान होगा जहाँ पर ये होगी। तो एक स्थान है हानले, वहाँ पर है, जो कि लद्दाख में है। इसको जो है हम भारतीय वेधशाला को IAO के नाम से भी जानते हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO। ये जो है दक्षिण पूर्व लद्दाख जो है, वहाँ पर लेह जो स्थान है, आपने सुना होगा लेह। तो दक्षिण पूर्व लद्दाख में लेह के निकट एक स्थान है हानले, तो वहाँ पर ये स्थित है। और ये विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट। और इसके संचालन की बात करें तो वो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान करता है। और यहाँ वर्ष 2001 से ईयर 2001 से 2 मीटर व्यास वाली, जो कि हिमालयी चंद्र दूरदर्शी है, वो यहाँ पर है। और 7 इकाइयों वाला एक उत्तुंग गामा किरण दूरदर्शी भी हाल ही में स्थापित किया गया, जो मैंने आपको स्थान बताया था हानले, वहाँ पर। इंग्लिश में बता देता हूँ मैं आपको। और इसके साथ ही यदि बात करें इसकी ऊंचाई की, तो वो है 4500 मीटर, जो कि 14,764 फीट हुई। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है IAO ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीन भी यहाँ पर है। और ये जो है वर्तमान में दुनिया का 10वां, जिसमें उच्चतम खगोलीय वेधशाला जो है उसमें ये
10वें स्थान पर है। और सबसे ऊंचा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जहां पर उनकी बात हो रही है, और ये भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र है। मीन्स द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज़ अ हाई एल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमी स्टेशन लोकेटेड इन हानले, इंडिया, and operated by the Indian Institute of Astrophysics, situated in the Western Himalayas at an elevation of 4,500 meter, that is 14,764 feet. The IOA is one of the world's highest located sites for the optical, infrared and gamma ray telescopes. It is currently the 10th highest optical telescope in the world. It is India's first dark sky preserve. और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था वो है IOA इज़ लोकेटेड एट हानले नियर ले इन साउथ ईस्ट लद्दाख। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज़ ऑपरेटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। With the establishment of this observatory, the 9th astronomical facilities of the institute have been increased. 9 Since 2001, the Himalayan Lunar Telescope of 2-meter the Himalayan Lunar Telescope of 2-meter diameter is working here. A lofty gamma ray telescope with 7 units has also been established रिसेंटली एट हानले। तो ये थी इसके बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और KBC में आ सकता है बड़े अमाउंट में, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया। अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। इसमें ये पूछ रहे हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? A. PV सिंधु, B. सानिया मिर्जा, C. PT ऊषा या D. साइना नेहवाल। तो PV सिंधु, सानिया मिर्ज़ा और साइना नेहवाल बहुत छोटी हैं महिला अध्यक्ष बनने के लिए ओलंपिक संघ की, तो ये PT ऊषा होनी चाहिए। किसी और को इसमें भी शायद मैंने आपको बताया था ये। इसको बोलेंगे भारतीय ओलंपिक संघ को, भारतीय मीन्स इंडियन ओलंपिक से O और संघ का एसोसिएशन, तो ये होता है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। तो ये PT ऊषा जी हैं और ये संघ की पहली महिला अध्यक्ष तो बनी ही, साथ ही ओलंपिक संघ की प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन भी ये हैं, पहली ओलंपियन भी ये हैं। तो एक क्वेश्चन से 2 बन गए, एक आंसर से 2 बन गए। और ये 95 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बनी है IOA की, और ओलंपियन तो बनी ही पहली, साथ ही पहली अध्यक्ष 95 साल में 95 ईयर्स में कोई पहली महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, न्यायमूर्ति जिनको बोलते हैं L नागेश्वर राव जी, L नागेश्वर राव, तो उन्होंने उनकी मतलब निगरानी में ये इसके लिए चुनाव हुआ था, और जिसमें ये चुनी गई थी। 77 सदस्य थे चुनने वाले, 77, तो उन सब ने मिल के इनको चुना था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये पिछले वर्ष की बात है, दिसंबर 2022 की ये बात है। तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न लेके आते हैं ये, और पिछले बार के तो शायद बहुत कठिन थे, पिछले यानी उससे पिछले बार के। वोल्गा से गंगा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शंस हैं A. राहुल सांकृत्यायन, B. अमरकांत, C. निर्मल वर्मा या D. अज्ञे। चारों ही बहुत अच्छे राइटर हैं। वोल्गा से गंगा सभी कैटेगरी में से प्रश्न लेके आते हैं, और इसी पैटर्न पे जो है KBC में प्रश्न आते हैं। तो ये जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है, और ये काल्पनिक कहानियाँ हैं 20 काल्पनिक कहानियाँ, उनका एक संग्रह है, मीन्स कलेक्शन ऑफ 20 हिस्टोरिकल फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज़। और ये जो कहानियाँ है ना, ये 8000 वर्ष और 10,000 किलोमीटर की एक परिधि है, उसमें बंधी हुई हैं।
जो कि राहुल सांकेतिया जी ने जो अपना सफ़र किया है, यात्रा करी है रूस की, कोरिया की, जापान, चाइना और भी देशों की, तो वहाँ सब से जो उन्हें अनुभव मिला, ज्ञान मिला, तो उस लिए ये जो है 8000 वर्ष 8000 ईयर्स एंड 10,000 किलोमीटर्स, तो उसकी रेंज जो है ना उतने उसमें बंधी हुई है। तो ये यात्रा से जुड़ी हुई और 20 काल्पनिक कहानियों का एक संग्रह, रिटन बाय राहुल सांकृत्यायन। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, नुआखाई त्यौहार इनमें से किस प्रदेश में मनाया जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा या डी सिक्किम। ये आई थिंक उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई। यहाँ पर इसके साथ में यदि एक ऑप्शन होता ना झारखंड, तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उड़ीसा के पश्चिमी उड़ीसा में ये मनाया जाता है और झारखंड का एक ज़िला है या एक स्थान है झारखंड में, सिमडेगा, तो वहाँ पर भी ये मनाया जाता है। और ये जो है कृषि से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। तो वहाँ पर जब चावल नई फसल जो आती है तो उसकी फसल के लिए मनाया जाता है, और ये गणेश चतुर्थी का जो पर्व होता है उसके अगले दिन मनाया जाता है, श्री गणेश चतुर्थी पर्व के अगले दिन, जो कि अगस्त सितंबर के बात होती है। भाद्रपद जो महीना आता है, जैसे अभी अगस्त शुरू हो गया है तो अगस्त से सितंबर के बीच की बात है, उसमें पंचमी तिथि को, क्योंकि गणेश चतुर्थी हुई तो चतुर्थी मीन चौथा दिन और पंचमी तो उसके अगले दिन मनाया जाता है। तो पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड के सिमडेगा, यहाँ का यह त्यौहार है कृषि से जुड़ा हुआ। और पांचवा अंतिम प्रश्न है आज के इस क्विज़ का, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथोलॉजी, उसका प्रश्न आ गया, आज पिछली बार नहीं आया था। इसमें हो रही है बात महाभारत की, जिसमें पूछ रहे हैं कि महाभारत में वर्णित बलराम जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, और विष्णु जी जो इस नाग पे बैठते हैं जिनका नाम है शेषनाग, तो वो बलराम रूप में उनके साथ में आए थे। त्रेता युग में राम जी के छोटे भाई बने थे लक्ष्मण जी, शेषनाग जी, और उसके अगले युग द्वापर युग में कृष्ण जी के बड़े भाई बन के आए थे, यानी कि बलराम दाऊ। और उसके बाद चौथा अंतिम युग ये चल रहा है जिसको हम कलयुग बोलते हैं। तो इनकी पत्नी जो थी वो रेवती जी थी। बहुत अच्छा धारावाहिक आता है स्टार भारत पे, ये आता था राधा कृष्ण, तो उसमें ये आते थे, और उसमें जो इनकी पत्नी थी उनसे बोलते हैं रेवती जी करके, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए इनकी पत्नी जो है वो रेवती जी हैं। इनके बारे में भी बहुत ही एक अच्छी कहानी है, यदि सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। और एक धारावाहिक आता था कलर्स पर, श्रीमद् भगवत महापुराण, तो उसमें दिखाई थी कहानी, बहुत लंबी थी ये रेवती जी, तो इनकी लंबाई के कारण इनका विवाह नहीं हो रहा था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सतयुग में सत्य की शक्ति से व्यक्ति जो है शरीर भगवान से मिलने पहुंच जाता था, कि मन हुआ आज इन भगवान से मिलना पहुंच गए और जीवित आ गए लौट के, केवल सत्य की शक्ति से। आजकल तो व्यक्ति आप देखते ही हैं कितना असत्य बोलता है एक दिन में ही, और अपनों की बात आए, अपने लाभ की बात आए तो पूछो ही मत। तो केवल सत्य की शक्ति इतनी बड़ी थी कि शरीर जीवित मिलने पहुंच जाता था और जीवित ही वापसी आ जाता था। तो विवाह नहीं हो रहा था, बहुत प्रयत्न कर लिया इनके पिता ने, तो इनका मजाक उड़ाते थे इनकी बेटी का कि कैसे इतनी लंबी बेटी पैदा करी, इतनी लंबी बेटी कौन विवाह करेगा, बहुत लंबी थी मतलब, तो हद से अधिक लंबी, राजमहल में भी ऊपर तक दिखती थी, कोई मतलब आम लंबाई नहीं थी। तो फिर ये जो है अपने पिता के साथ ब्रह्मा जी से मिलने पहुंच गए। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी जो है अपना ध्यान में थे या किसी के साथ सभा में थे, तो वो चीज़ मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही। तो फिर नारद जी कहते हैं थोड़ी देर में आएंगे, जब वो आके इनसे बात करते हैं तब तक नीचे बहुत समय चला जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो आयु वो तो बहुत लंबी है। मतलब समय बदल जाता है, वहाँ का समय अलग है, हमारे नीचे का समय अलग है धरती लोक का, तो उतनी देर में समय बदल जाता है। तो कहते हैं कि जब तक तुम लौट के जाओगे तो ना तो तुम्हारी प्रजा मिलेगी ना तुम्हारा राज्य मिलेगा, सब खत्म हो गया। तो बोले क्या क्या लाभ हुआ आने का?
तो फिर वो आशीर्वाद देते हैं। शायद वहाँ पर भी विष्णु जी आते हैं बताने। तो बोले कि किसी एक युग में वो बताते हैं कि उसमें जो है तुम्हारा विवाह होगा और जैसा तुम चाहती हो ना तुम्हारे अनुसार ही वर मिलेगा। तो उनकी कोई शायद इच्छा थी तो वो वैसे बताती हैं। तो वो विष्णु जी आके वहाँ पर वरदान उनको देते हैं। तो विष्णु जी जब कृष्ण श्री कृष्ण स्वरूप में आए थे तो इन्हीं के बड़े भाई थे बलराम जी, जिनसे फिर इनका विवाह हुआ था। तो ये इस तरीके से कहानी है। फिर ये धरती लोक पर आ गए थे और इनके जो पिता का राज्य था उस पर असुरों ने कब्जा जमा लिया था। तो जब बलराम आते हैं वहाँ पर तो वो उनसे इनके राज्य को मुक्त कराते हैं और इनकी जो लड़की है उनको उनसे भी युद्ध होता है, पर वो जो है पसंद करने लगते हैं फिर एक दूसरे को। फिर जो है इनके पिता इनका विवाह करवा देते हैं बलराम दाऊ का रेवती जी के साथ में, बलराम जी और रेवती जी का। तो इस तरीके से इनका विवाह हुआ था। तो यह है पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ऐसे धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन है सत्यभामा का। तो ये भी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और ये श्री कृष्ण की पत्नी है। और सत्यभामा जो है सत्यजीत का नाम है पिता का, सत्यजीत उनकी कन्या है। और भूदेवी की एक अवतार है। भूदेवी मीन्स धरती माता। और आपने एक सुना होगा श्यामंतक मणि, यानी श्री कृष्ण जी का कभी भी आपने कोई भी धारावाहिक देखा होगा तो इसमें एक मणि का नाम आता है श्यामंतक मणि, सैमंतक मणि, जो सूर्य देव ने दी थी सत्यभामा जी के पिता को। तो ये मणि जो है इसके पीछे भी कई कहानियाँ हैं। तो जब युद्ध हुआ था तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से ही नरकासुर का, आपने सुना होगा नरकासुर दैत्य का अंत किया था श्री कृष्ण ने, तो सत्यभामा की सहायता से किया था। और ये जो है इनकी पत्नी भी हैं। तो सत्यभामा ये हुई। द्रौपदी तो आप जानते ही हैं, 5 पांडवों की जो पत्नी थी, राजा द्रुपद की पुत्री, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, माता द्रौपदी ये हो गई। और ऑप्शन डी है कर्णिका। इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और आप में से यदि किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। कई अवतार मतलब कई कैरेक्टर्स रहे हैं तो उनमें से ये कोई एक होंगी द्वापर युग की, या हो सकता है किसी और युग की। जहाँ तक कि द्वापर युग की होंगी क्योंकि ये सभी जो हैं द्वापर युग से ही जुड़ी हुई हैं। तो मुझे अभी वैसे ध्यान भी नहीं आ रहा है और मालूम भी नहीं है वैसे। तो यदि आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट करके जो है अवश्य मुझे बताइएगा। जो नहीं आता है नहीं आता है, आता है तो आता है, क्लियर बोलना चाहिए, है ना। असत्य बोलने झूठ बोलने क्या लाभ। तो एक बार जो है टैली कर लेते हैं। पहले वाले का ऑप्शन डी होगा लद्दाख, दूसरे वाले का सी पीटी उषा, तीसरे वाले का ए राहुल सांकेतयन, चौथे वाले का ऑप्शन सी उड़ीसा, पांचवें वाले का ऑप्शन ए रेवती, माता रेवती। तो अब जो है मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ। यदि मैंने सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा और मिल गया है। वेल डन शर्मा जी, मैंने आपको इसका मतलब सभी सही बताए हैं। और 12 बजे तक कोई लाइव रहेगी और क्विज़ खेलने के बाद आपको लकी ड्रॉ का इंतज़ार करना है। पिछले सप्ताह के विनर के लिए इस दिन में मेरे पास आ जाएगी, जिसका अब मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा या वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा आज रात तक कभी भी। तो ये थी बात आज 6 अगस्त 2023 दिन रविवार के दैनिक भास्कर फैमिली क्विज़ की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी, गेन हुई होगी। साथ ही यदि पहले से मालूम था तो रिवीजन हो गया होगा। शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा 1 मिनट का। और बाकी और कुछ के भी वीडियो मिलेंगे जिनको खेल के आप अपनी जीके भी बढ़ा सकते हैं और प्राइजेज भी जीत सकते हैं। तो देखना चाहें देख लीजिए, चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उसमें भी मिल जाएंगे आपको। तो विजिट कर लीजिए। अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।